जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी के पीवाईक्यूज कर रहे थे जिसमें आज हमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्लास चल रही थी। पारिस्थितिकी तंत्र हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हमें पढ़ना है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन। कभी कभी इसमें से 2019 या 2019 में शायद 10 क्वेश्चन भी आए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये वाला, जहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं और रिपीट भी होते हैं। चलिए बिना समय गवाए आप भी अपना मूल्यांकन करते रहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए और जवाब देने का भी प्रयास करिए। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है? अब इसका मतलब क्या है? सभी स्रोत हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्रोत क्या है? क्या जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन सबसे बड़े स्रोत हैं? किसकी बात की गई है ये भी ध्यान रखिएगा, सल्फर डाई ऑक्साइड की। क्या जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज हो सकते हैं? क्या अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण या जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र? तो विद्युत संयंत्र जो है वहां से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पे नहीं रहना है हमें, अन्य जो भी प्रदूषक हैं, अन्य जो भी गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है उनके भी स्रोत हमें याद रखने, और स्रोत बहुत ही ज्यादा मात्रा में पूछे गए हैं। ठीक है, अभी हम पीवाईक्यू में देखेंगे भी। तो वायुमंडल में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत है वह विद्युत संयंत्र और अन्य औद्योगिक सुविधाओं द्वारा जीवाश्म ईंधन का दहन है। तो सबसे नंबर 1 पे विद्युत संयंत्र ही है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक स्रोत भी, ठीक है, ज्वालामुखी से भी सल्फर निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, बाकी तो आप लगा ही लेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले पर फ्लूरो एल्किल और पॉलीफ्लूरोएल्किल पदार्थ से PFAS कहते हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं? PFAS पर्यावरण में आसानी से डिग्रेडेबल यानी निम्नीकृत नहीं होते हैं। जो मैं सर्किल करता हूँ वह इंपॉर्टेंट चीज होती है, वहां आप फंस सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ पीवाईक्यू मत करिए, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे आंसर दिया जाता है, यह भी देखते रहिए। PFAS लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। कौन सा इनमें से सही है ये हमें बताना है। तो हमें पता है इनमें जो सभी हैं वह सभी सही हैं। PFAS जो है वह पैकेजिंग सामग्रियों में पाया जाता है, डिग्रेडेबल नहीं है यानी खतरनाक है, और खतरनाक है इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, शरीर में जैव संचय हो सकता है। कहाँ कहाँ? कुकवेयर, खाद्य पैकेजिंग, खाद्य प्रसंस्करण उपकरण में सीमित उपयोग है, अधिकृत किया गया है। तो सीमित उपकरण, सीमित उपयोग है तो अधिकृत भी है कि हाँ इसका सीमित उपयोग आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो आ ही गए, अब इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है इस थीम में ये ध्यान रखिएगा। स्रोत, यहाँ भी यही पूछा गया कि क्या ऐसी चीजें हैं जो खतरनाक हैं, और जो खतरनाक है उन पर क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन चाहे तो देख लीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एरोसॉल, फोम एजेंट, अग्निमंदक, स्नेहक उपयुक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होता है? कितने ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उपयोग होता है? तो एरोसॉल में होता है, यस। फिर अगला हम बात करें तो अग्निमंदक वाले में भी होता होगा, फोम में भी होता होगा, स्नेहक में नहीं होता है। सी सही होगा। जी हाँ, केवल 3 देख लेते हैं। HFC पूर्ण रूप से मानव निर्मित है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पूर्ण रूप से मानव निर्मित है, ये लाइन स्टेटमेंट में बन सकती है अगली बार। ये मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, इंसुलेटिंग फोम, एरोसॉल, प्रोपेलेंट के उपयोग से उत्पादित होता है। इनका उत्पादन कुछ हद तक अग्नि सुरक्षा के रूप में सॉल्वेंट्स के उपयोग से भी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। कथन 2 कह रहा है, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वही व्याख्या करता है नहीं करता, ये तो अब आपकी आदत होगी। तो सही दोनों है, लेकिन इनमें से व्याख्या कोई नहीं करता है। ठीक है,
जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वर्षों से चल रहे प्रयासों में सबसे व्यापक उपकरणों में से एक बन चुका है कार्बन बाजार जो है। और करों की तरह कार्बन बाजार संसाधनों को निजी क्षेत्र से राज्य में हस्तांतरित करते हैं। ठीक है, देखते रहिएगा करंट अफेयर्स पे। देखो प्रदूषण वाला आ गया। पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि पारा प्रदूषण पूछ लिया, क्या स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है? क्या स्वर्ण खनन से पारा निकलता है? कोयला आधारित उष्मीय शक्ति संयंत्र जो थर्मल पावर प्लांट हमारे होते हैं, क्या वहां से पारा प्रदूषित होता है, यानी पारा निकलता है? तीसरा है पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। और कौन से सही है ये आपको बताने हैं। तो इसमें बी सही है, केवल दो। कौन सा गलत है? एक सही है, दो सही है, तीसरा गलत है। क्या लिखा है तीसरे में? पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है, ये गलत है, बाकी दोनों सही है। देख लेते हैं। पारा इंपॉर्टेंट है, पारा आर्सेनिक ये दोनों इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण खनन से आसपास के जल संसाधनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। स्वर्ण खनन के विषाक्त अवशेषों में 3 दर्जन से अधिक खतरनाक रसायन शामिल है। कौन कौन से? तो अगली बार पारा के अलावा पूछ देगा। तो जब स्वर्ण खनन होता है तो आर्सेनिक भी निकलता है, लेड भी, पारा भी, पेट्रोलियम उप उत्पाद भी, अम्ल और साइनाइड। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों आर्सेनिक, लेड और पारा, आर्सेनिक, लेड और पारा। ठीक है, अगली बार आर्सेनिक भी आ जाएगा। ये तीनों पानी के लिए खतरनाक है। पानी में आर्सेनिक, लेड और पारा मिल जाता है तो पानी पीने योग्य नहीं होता। कई जगह ऐसी हैं जहां से रिपोर्ट्स आती हैं कभी कभी कि वहां आर्सेनिक मिला या लेड मिला। ठीक है, अधिकांश पारा प्रदूषण कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तीव्र या जीर्ण पारा जोखिम विकास की किसी भी अवधि के दौरान प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकता है, जबकि पारा अत्यधिक जहरीला है। ये भी ध्यान रखिएगा, पारा जहरीला है, इसका जोखिम कम से कम किया जाना चाहिए। WHO और संयुक्त राज्य पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी जैसी नियामक एजेंसियों ने पारा जोखिम के लिए स्तर स्थापित किया है। इन स्तरों का स्वकीय स्वीकार्य जोखिम सीमा का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। हालांकि यह स्वीकार किया जाता है कि कम जोखिम हमेशा बेहतर होते हैं, मतलब ज्यादा जोखिम ना हो, कम बेहतर, कम जोखिम हो तो ज्यादा सही है, ना जोखिम हो तब तो और ही बेहतर है। 4 नंबर क्वेश्चन, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरित हाइड्रोजन के बारे में पूछा गया है, चर्चा में था, क्वेश्चन पूछा गया। इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या इसे सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है? इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर? इसे वाहन चलाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जाता है। क्या वाहन चलाने में? कौन सा सही है? तो इसमें हमें तो लग रहा है तीनों सही है। यस, तीनों सही है। आसान क्वेश्चन था। हरित हाइड्रोजन बहुत ज्यादा चर्चा में था। अब हरित हाइड्रोजन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, करंट अफेयर्स में आएगा, आप उसको पढ़िएगा। ठीक है, चर्चा में तो रहता ही है। निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मैथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है? तो धान था इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धान पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूपीएससी में। ठीक है, तो धान याद रखिएगा, धान पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूखकर मरुस्थल में बदल गई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उस समय चर्चा में था और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। लेक फागुबिन ये क्वेश्चन आया, उसके बाद जितनी भी झीलें सूखती थी सबको याद करा दिया जाता था, भैया वो सूख रही है, वो सूख रही है, अरल सागर सूख रहा है, याद कर लो, क्वेश्चन आ सकता है। फिर तब से क्वेश्चन आया ही नहीं, लेकिन लेक पे क्वेश्चन आते हैं, नदियों पे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट अफेयर्स ज्यादा पूछा जाता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, करंट अफेयर्स पे फोकस होना चाहिए। लेकिन तभी करंट अफेयर्स समझ में आएगा जब स्टैटिक पार्ट कंप्लीट होगा। 4 पार्ट स्टैटिक पढ़ लो, कौन कौन से जो हमने अभी कराए। एक तो पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा जैव विविधता, तीसरा प्रदूषण वाला, और चौथा आपका ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के नव प्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। कौन सा इनमें से सही है? तो इनमें ना तो एक सही है ना तो दो सही है। क्यों नहीं सही है, और देख लेते हैं। तो भारत स्वच्छता गठबंधन जो है
का गठन फिक्की के तत्वाधान में किया गया था। किसके तत्वाधान में? फिक्की के। गठबंधन का दृष्टिकोण एक साझेदार मोड की सहायता से धारणी स्वच्छता के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाना, उसका समर्थन करना है। शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान तो 1976 में स्थापित हुआ, ठीक है। हालांकि इसको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, करंट अफेयर्स में आया तो आप देख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? तो ऐसे टर्मिनोलॉजी भी कई बार पूछ दी जाती है। ग्रीन वॉशिंग क्या है? तो मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है, इसी को ग्रीन वॉशिंग कहते थे। ग्रीन वॉशिंग का मतलब था, चेक भी कर लें क्या मुझे सही से पता है। यस, हाँ, ग्रीन वॉशिंग का मतलब था ये कि मान लो मैंने कह दिया भैया मेरी कंपनी जो है वह बिल्कुल भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है, और जबकि सच में देखा गया तो वो इको फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। हमने इको फ्रेंडली कहकर लोगों का इमोशन से अपने में फंडिंग करा ली, या लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है ना कि ये कंपनी पर्यावरण के लिए ठीक काम कर रही है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा काम करके आप झूठ बोलकर कि हम इको फ्रेंडली हैं काम कराया जाता है, तो ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। अच्छा, दिया तो है एग्जैक्ट, ठीक है, मैंने बता ही दिया। 5 नंबर क्वेश्चन, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, ये क्या है? देखो सिंपल पूछा क्या है। जो भी कॉप 26 होते, कॉप 25 होते, कॉप 20 होते, ये सब जो होती है ना, इनमें क्या चीज आई है बस उतना पता भी हो ना कि ये चीज आई है और कॉप इसमें आई है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्यादा डीप में पूछा नहीं जाता है वहां से क्वेश्चन, लेकिन उतना पता हो जितना पूछा जाता है। तो ये वाला क्या है? अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित एक डेटा व्यवस्था, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर। देखो कब आया था? क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण है, कार्रवाई को ट्रैक करता है, पेरिस समझौते के खिलाफ मापता है या जलवायु परिवर्तन संबंध, जो ठीक है। मैजिक जलवायु मॉडल को करते हुए 21वीं सदी के दौरान, ठीक है, ठीक है, छोड़ो, इसमें दोबारा कुछ नहीं आएगा, आप करंट अफेयर्स पे फोकस करिएगा। WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, कर लेते हैं। नंबर 1 कह रहा है PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 माइक्रोन ग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, और PM 2.5 का वार्षिक माध्य 5 से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। क्या ऐसा? PM 2.5 का 15 और PM 2.5 का वार्षिक देखें तो 5, 24 घंटे का देखें तो 15 और वार्षिक देखें तो 5। दूसरा कह रहा है किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। क्या ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होता है? तीसरा, PM10 फेफड़े के अवरोध का भेदन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। चौथा, वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। कौन से इनमें से सही है? देख लेते हैं कौन से सही है। बी सही है, 1 और 4 सही पूछा है। कई बार यहाँ पे गलत पूछ देता है और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, पढ़ लिया करिए। 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है। तो आप WHO की ये जो दिशा निर्देश आए थे उस पर क्वेश्चन पूछ लिया, तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा? करंट अफेयर्स में WHO या UNEP, UNDP, यूनाइटेड नेशन या भारत के द्वारा, किसी के भी द्वारा, या तो ऑर्गेनाइजेशन हो वर्ल्ड वाइड, या भारत की कोई संस्था या भारत की सरकार हो, उसके द्वारा दिशा निर्देश आते हैं किसी चीज पे, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेयर भी कर दिया कीजिए, लाइक कमेंट कर दिया करिएगा अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो कह दीजिए सर बंद कर दो, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, वातावरण में उपयुक्त में से किनकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किनकी अधिकता से होती है? क्या क्या आ जाए तो अम्ल वर्षा हो जाएगी? तो आपको पता भी होगा। 2 और 4, नाइट्रोजन सल्फाइड, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ केमिस्ट्री वाले टाइप भी बता दिया गया कि ऐसे 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 होता है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन, भट्टी, मोटर, डीजल, इनसे सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं, हम पीछे भी पढ़कर आए थे। चलिए 2021 में प्रवेश करते हैं। अब देखो 2020 में कितने क्वेश्चन आए थे? 7 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ एक टॉपिक से। चलिए 2021 पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से
किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध करती है? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। क्या इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार या रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड है, या निम्नीकृत भूमि पर कृषि फसलों की खेती से रिलेटेड है, या पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से रिलेटेड है? तो ये एक के लिए था, इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। R2 का मतलब ही है आर से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आए तो आप तुरंत उसको पढ़िएगा, आप यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स में अगर ऐसी चीजें रहें तो आप ध्यान से देखिएगा। ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? जो ताम्र प्रगलन संयंत्र, ताम्र मतलब तांबा, ठीक है। ताम्र युग भी आपने पढ़ा होगा इतिहास में, हमने इतिहास की भी प्रीवाइक्यू की है, प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर देख सकते हैं। ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? क्या वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त करते हैं? क्या कॉपर स्लिग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के लीचिंग का कारण बन सकता है, निक्षालन का कारण बन सकता है? निक्षालन तो उम्मीद है आपको पता होगा। वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त करते हैं। सही उत्तर का चयन करो। ताम्र से क्या क्या निकलता है? सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 और 3, एक तो निक्षालन वाला मैटर है, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड का मैटर है। कार्बन मोनोऑक्साइड का इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं लिखा है। आपने जो भी साइंस साइड से होंगे वो ताम्र वाला वो करके भी आए होंगे। केमिस्ट्री में एक इमेज बनी थी, डायग्राम बना था। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। भट्टी तेल या फर्नेस ऑयल बोलते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। यह तेल रिफाइनरी का एक उत्पाद है। क्या रिफाइनरी का एक उत्पाद है? कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं, तो कुछ लिखा है, जा सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग करते हों। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। गंधक उसी को बोलते हैं जिसको हम सल्फर बोलते हैं। सल्फर पे कितने क्वेश्चन आ गए हैं आप देखिए, ठीक है। डी वाला तीनों सही है, इसमें तो कुछ लगा है, सही है, ठीक है। तो गंधक देखो यहाँ पे लिखा भी है, कुछ लोगों को लगेगा ये कौन सा वर्ड आ गया। सल्फर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। सल्फर पे कई क्वेश्चन आ चुके हैं। भट्टी तेल तेल परिष्करणीय रिफाइनरी जिसे बोलते हैं का एक उत्पाद है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में इन ईंधनों का उपयोग किया जाता है। बड़े जनरेटर, स्टील उद्योग इसके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। जब इन्हें जलाया जाता है तो पर्यावरण में सल्फर का उत्सर्जन होता है। घूम फिर के वहीं आ जाते हैं कि सल्फर का उत्सर्जन कैसे होता है, कहाँ से होता है। पहला क्वेश्चन भी सल्फर से था, उससे पहला भी, ये वाला भी, इससे पहले वाला भी, 3-4 क्वेश्चन सल्फर पे आ गए, ठीक है। अब लोग कहेंगे सल्फर पे तो नहीं था, ये तो फर्नेस ऑयल पे था। एक स्टेटमेंट तो उसमें सल्फर वाली भी थी। एक स्टेटमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, यूपीएससी के जीवन में। आ जाओ, ग्रीन हाइड्रोजन देख आए थे तो ब्लू वाला रह गया, अब ब्लू कार्बन भी देखो, ठीक है। ब्लू कार्बन क्या है? महासागरों, तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन है। ब्लू कार्बन वन जैव मात्रा और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन है। ब्लू कार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन है या वायुमंडल में विद्यमान कार्बन है। कई टाइप की कार्बन है, सबको आप एक चार्ट बना के याद कर लीजिए। ब्लू कार्बन क्या है, व्हाइट कार्बन क्या है। व्हाइट तो नहीं होती है, लेकिन अलग अलग जो भी होती है उन्हें याद करो। ब्लू कार्बन क्यों है? क्योंकि महासागर, अब पृथ्वी कैसी है, नीली है। क्यों? क्योंकि महासागर बहुत मात्रा में फैले हैं, इसीलिए महासागर से निकलने वाला कार्बन ब्लू कार्बन है। ऐसे याद कर लो, ठीक है। महासागर बहुत बड़ा सिंक का काम करते हैं कार्बन के लिए, महासागर बहुत महत्वपूर्ण है कार्बन के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा। अब देखो, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन आया, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ दिया गया। 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था, क्या ऐसा था? दूसरा, इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया था, यह समय रेखा बताई गई थी। यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय घोषणा था। बाध्यकारी था क्या? यह सरकारों, बड़ी कंपनियों, देशी समुदायों द्वारा समर्थित था। भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। क्या भारत ने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए थे? अब आपको नहीं पता होगा क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है 1, 2, 4। 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है, सॉरी 4 सही है। ये बाध्यकारी है इसलिए गलत है, और ये भारत इसलिए पूछा गया क्योंकि भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। पीवाईक्यू करने से आपको ये भी समझ में आएगा कि अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। 2014 में आया था और
क्वेश्चन देखो कितनी बाद में पूछा गया। वर्ष 2020 तक वैश्विक प्राकृतिक वन हानि को आधा करना था, इसीलिए क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। देख रहे हो, कभी कभी टारगेट जब तक का होता है उस टारगेट के समय भी पूछ दिया जाता है। जैसे कोई टारगेट था जो 2026 तक के लिए था, तो याद रखिएगा 2026 वालों क्वेश्चन उस पर आ सकता है। 2027 वाले तो 2027 वाला याद रखिएगा। 2003 में बम्पर क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि 2030 बहुत लोगों का टारगेट है। नंबर 6, तंत्रिका अपह्रास न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किन से उत्पन्न होते हैं। स्रोत बहुत पूछे गए हैं। सल्फर किससे उत्पन्न होता है, कार्बन किससे उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन किससे उत्पन्न होता है, यहाँ पे पूछ दिया मैग्नेटाइट कण किससे उत्पन्न होते हैं। तो किससे उत्पन्न होते होंगे देख लेते हैं। 1, 2, 4। घरों में उपयोग होने वाले माइक्रोवेव का कोई लेना देना नहीं, टेलीफोन लाइन का कोई लेना देना नहीं। 1, 2, 4 बी आंसर सही होगा। मोटर गाड़ी के ब्रेक, ये ध्यान रखो, ब्रेक, मोटर गाड़ी के ब्रेक से मैग्नेटाइट कण निकलता है। ये तो काट ही देता आदमी, कहता 1 गलत है, 1 गलत है, एबीडी हटाओ, सी आंसर लग गया। तो ब्रेक और मोटर गाड़ी के इंजन भी और बिजली संयंत्र भी। ठीक है, ठीक है, अब इसमें कुछ है नहीं, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वायु में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं उनके संपर्क में आने से पल्मोनरी, कार्डियोवैस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट एक मिश्रित आयरन Fe2+, Fe3+ के ऑक्साइड के रूप में शहरी वातावरण में प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2020 में प्रवेश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सम्मुख, निम्नलिखित में से कौन से कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करता है। फिर देखो सोर्स आ गया, फलाना क्या उत्पन्न करता है, ढिमाका क्या उत्पन्न करता है, उत्पन्न नहीं उत्पन्न पूछा जाता है ज्यादातर। बेंजीन प्रदूषण कहाँ से होता है, तो स्वचालित वाहन से, तंबाकू का धुआं, लकड़ी जलाना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, या पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पाद। तो आंसर इनके अनुसार डी है, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन यूपीएससी ने शायद यहाँ पे लिखा है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में उपयुक्त प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए था, यानी 1, 2, 3। ये 4, 5 नहीं मान रहे थे। ठीक है, और दृष्टि के अकॉर्डिंग, दृष्टि आईएएस के अकॉर्डिंग आंसर है डी। ठीक है, मैंने दोनों बता दिए। बाकी करंट अफेयर्स में जो आएगा उसको आप पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स तभी पता होगा जब आप स्टैटिक पढ़ चुके होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। आर्थिक मूल्य के रूप में या निम्नलिखित में से किसका माप है। तो कार्बन के सामाजिक मूल्य क्या होना चाहिए। नंबर 1, प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। बी, किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। नंबर सी, किसी जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित। या डी, पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदान कार्बन पदचिह्न। तो ए है कार्बन के सामाजिक मूल्य में, यानी प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। अगर हम एक CO2 1 टन निकालते हैं तो दीर्घकालीन कितना नुकसान हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। 1 टन निकालने के लिए हम कितना नुकसान कर रहे हैं, सिंपल सा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके उपयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। किसके उपयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा, अधिक प्राथमिकता। ग्रामीण सड़क निर्माण में ताम्रश्लेक, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, जियो टेक्सटाइल्स, उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, या पोर्टलैंड सीमेंट। तो 1, 2, 3 सही है। ताम्रश्लेक आप जानते हैं, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी ये शायद नहीं जानते हो, जियो टेक्सटाइल्स भी शायद ना जानते हैं। ठीक है, ताम्रश्लेक में Fe2O3, SiO2 और CaO की उच्च मात्रा होती है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स में ध्यान रखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा, पारद अंतर्विष्ट होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। तीसरा तो एग्जैक्ट सही है भाई, डी वाला, तीनों सही है। और कोयला संचालित ये वाला सल्फर निकलती है कि नहीं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका, आपने देखा पीछे।
सल्फर पे कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। और भारत में कोयला बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ बढ़िया कोयला नहीं मिलता, हमारे यहाँ कोयले में राख ज्यादा होती है और जो चाहिए वो कम होता है। ठीक है, और इसको पढ़ने की आवश्यकता है क्या? हमें तो नहीं लगता पढ़ने की आवश्यकता है। भारतीय कोयले में राख की मात्रा 35 to 38% होती है, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ ही लेंगे, उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपने नोट्स में ना नोट किया हो। 2019 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छाव मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? किस लिए करते हैं? तो इसका आंसर डी होगा। भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। इस समय कृत्रिम वर्षा बहुत ज्यादा कराई जा रही है, तो आप ए पढ़ के ए को टिक ना कर दे, ये भी ध्यान रखिएगा। वो दूसरा है, ये दूसरा है। ऐसी कोई टेक्निक आ रही है कि वर्षा करा दो, तापन कम कर दो या कुछ भी, तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि उससे पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है अगर ऐसी कुछ आ रहा है तो। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया जाता है? क्या रेयर अर्थ मेटल, या प्राकृतिक गैस निष्कर्षण, या हाइड्रोजन ईंधन, या अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी? तो डी वाला आंसर होना चाहिए सही। अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया गया और हम 4-4 पेज पढ़ते हैं, तो आप देखते रहिए पूछा क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। नंबर 3 क्वेश्चन है, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म मणिकाओं या माइक्रोबीड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? क्या ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक है? क्या ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने के कारण मानी जाती है? क्या ये इतनी छोटी होती है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं? अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए होता है। तो किस लिए है? समुद्र को नुकसान पहुंचा रही हैं, इसलिए इसको लेकर चिंता है। ठीक है, इनका उपयोग कहाँ होता है? शैम्पू, बेबी बॉडी लोशन, फेस क्रीम जैसी चीजों में होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहाँ से निकलता है ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है वह भी। मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निक्षेपों वही भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है क्या? मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं क्या? ऐसा होगा? वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, क्या ऐसा है? तो इसका आंसर डी है। तीनों सही हैं, रट लो तीनों, ये इंपॉर्टेंट भी है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। कौन सा? तीसरा वाला और दूसरा वाला भी। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, क्या? ऑक्सीकृत। दूसरा पॉइंट क्या था? मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा तथा समुद्री अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट दोबारा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ना आवश्यक नहीं है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बताया हमने। मीथेन हाइड्रेट को हम बोलचाल भाषा में फायर आइस कह देते हैं, जलती बर्फ कहते हैं। फायर आइस अगर आ जाए तब भी ध्यान रखिएगा, यही है। और भारत में इसके विशाल भंडार कृष्णा गोदावरी बेसिन में इस साइड में आपको मिलते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में कौन सी गैसें निर्मुक्त होती? सिंपल, स्रोत स्रोत स्रोत। स्रोत तो इतने पूछे गए हैं, 25% क्वेश्चन सोर्स पे ही है। कौन सी गैस कहाँ से निकलती है और कहाँ से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, 2 टाइप के ही क्वेश्चन ज्यादातर बने हैं। तो इसमें से सभी होनी चाहिए अधिकतर, क्योंकि जब ऐसा कुछ होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड सब कुछ निकलेगा। देखो क्या क्या निकलेगा। कौन इसका रिसर्च किया है? तो इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ अर्थ साइंसेज के शोध के अनुसार फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के फलस्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन, ओजोन निर्मुक्त होती है, सब कुछ निर्मुक्त होता है। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियान, फोरेट और ट्राईएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? कहाँ इस्तेमाल होता है? क्या सोर्स है? कहाँ से निकलती हैं? कहाँ से उत्सर्जित होती हैं? सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मतलब थीम सेम है। वही, कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ से निकलती हैं, सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है कृषि में पीड़क नाशी जो हम मिलाते हैं, वहां से ये निकलती हैं।
7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। सिंपल क्वेश्चन, इसी में देखा था यहाँ से। तो फसल जैव मात्रा क्या करती है? अच्छा, यहाँ नाइट्रोजन नहीं दिया था, वाह। वहां नाइट्रोजन नहीं दिया तो अलग से पूछ लिया, हम नाइट्रोजन भी पूछेंगे। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। क्या अमोनिया है कि मीथेन है? कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। कौन सा सही है? तीनों सही है। मवेशी अमोनिया भी निकालते हैं और मीथेन भी। ठीक है, 80% अमोनिया उत्पादन के लिए मवेशी जिम्मेदार हैं। देखो कितना ज्यादा, 80% अमोनिया। और कृषि मृदाओं का योगदान 70% अधिक रहा था 2010 में। मतलब बहुत दुविधा है भाई। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उस समय चर्चा में होगा, क्वेश्चन पूछा गया। इस सीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन का विलोपन है, में भी हो सकता है। ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जनों को कम कर सकती है। यस। बसों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। ये देखो फैक्ट थोड़ा सा डीप पूछ दिया गया, कितने हिस्से तक मिलाया जा सकता है। सीएनजी की अपेक्षा HCNG ईंधन को कम खर्चीला बनाती है। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत होना चाहिए। 2 और 3 सही है। देखो ये गलत होना चाहिए, ज्यादा खर्चीला बनाती है, वरना कम खर्चीला होता तो हम लोग यूज नहीं करने लगते इतनी जल्दी। ठीक है, मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जनों का विलोपन है। मुख्य लाभ ये नहीं है। मुख्य लाभ, जो मुख्य लाभ वर्ड यूज किया गया वो गलत है। ठीक है, मुख्य लाभ जो है वह गलत है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में आए। क्वेश्चन पूछा गया, अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग अलग करने होंगे। ये नियम केवल अनुसूचित, अधिसूचित, अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों, सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे। कौन सा सही है? अच्छा, और भी हैं। इन नियमों के अपशिष्ट भराव स्थलों, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं। अपशिष्ट उत्पादक के लिए यह अज्ञापक होगा कि किसी एक जिले में उत्पादित अपशिष्ट किसी अन्य जिले में ना ले जाए जाए। तो कौन सा है? सी वाला है। ठीक है, सही पूछा था गलत पूछा था? कथन सही है, सही पूछा था। क्या है? इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थल तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेदार मानदंड उपबंधित हैं। ये पूछा गया था, तो सिंपल है, कुछ ऐसा आता है तो आपको पता होना चाहिए। डेट्स इट। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था? तो विस्तारित उत्पादक दायित्व जो है वह ई अपशिष्ट के लिए चला है। आप गांव-गांव में देखते भी होंगे, बाइक वाला आ जाता है, बैटरी दे दो, पुरानी बैटरी लेने या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने वो मांगने लगता है। वो यहीं से आया है कि जो कंपनी बना रही है वो अपना वापस भी मंगाए। ठीक, अपशिष्ट। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। कल हम 2018 से देखेंगे आगे के। ठीक, जय हिंद, जय भारत।